अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। आसाम मेघालय सरहद पर आज सुबह पुलिस फायरिंग में 6 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में आसाम का एक फॉरेस्ट गार्ड भी शामिल है। बताया गया है कि सरहद से जुड़े जंगल से कुछ लोग ट्रक से स्मगलिंग करके लकड़ी ले जा रहे थे। आसाम पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उन्हें वेस्टर्न जैंतिया हिल्स के मुकरोह में रोका तो फायरिंग शुरू हो गई। इस वाक़े में मरने वाले 5 लोग मेघालय के हैं। खबर फैलते ही मेघालय के 7 जिलों में तशद्दुद भड़क गया। इसके बाद वज़ीर आला कॉनराड सांगमा के हुक्म पर इन जिलों में 48 घंटे के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया। इनमें वेस्ट जैंतिया पहाड़ियाँ हैं। इसके अलावा दीगर इलाके भी शामिल हैं। मेघालय के वज़ीर आला ने हादसे को अफसोसनाक बताया और मरने वालों के अफराद खानदान के से ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जख्मियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जो भी हुआ बहुत अफसोसनाक हुआ। इस वाक़े की FIR मेघालय पुलिस ने दर्ज कर ली है। इसकी जांच कराई जाएगी। गुटखा तो यही डाबर थे इफाले দিব লাগিব না এগুলা इफाले टाउन खराब हो गया तो गाड़ी जब ये हुआ ना खराब हुआ। हम लोग भागने का कोशिश कर रहा था। वो जगह भाग के आया है, लेकिन उसके बाद 4 व्हीलर का भी कोई मतलब हम लोग पार्टी क्या किया था तो 3 आदमी को पकड़ा है। चीन में एक निजी कंपनी के प्लांट में आग लगने से 38 लोगों की मौत हो गई। चीन के स्टेट मीडिया के हवाले से खबर मिली है। हादसे में 2 लोग जख्मी हैं, वहीं 2 लापता हैं। जांच एजेंसियों को आग के पीछे साजिश का शक है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक पुलिस ने कुछ मुश्तबा लोगों को हिरासत में लिया है। हालांकि उनके बारे में जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं दी गई है। एजेंसी के मुताबिक हादसा सेंट्रल चाइना के हेनान सूबे में हुआ। इस वाक़े में 2 लोग जख्मी भी हुए थे, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। आग लगने के बाद प्लांट से 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू टीम उनकी तलाश कर रही है। एजेंसी ने शहर के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के हवाले से बताया कि एनयांग शहर के वेनफेंग एरिया में मौजूद ट्रेड कंपनी के प्लांट में ये आग चीनी वक्त के मुताबिक पीर की शाम को 4:22 पर लगी थी। इस पर रात को करीब 11 बजे काबू पा लिया गया। एनयांग शहर के अहदेदारों ने बताया कि पीर की शाम को रेस्क्यू टीम ने वेनफेंग एरिया में मौजूद एक ट्रेडिंग कंपनी के प्लांट में आग लगने का अलार्म मिला था। इसके फौरी बाद म्युनिसिपल फायर एंड रेस्क्यू स्क्वाड ने फौरी स्पॉट पर पहुंचकर आग को बुझाने का काम शुरू किया। कोलंबिया के एक रिहायशी इलाके में एक प्लेन क्रैश हो गया। इस हादसे में प्लेन में सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। प्लेन कोलंबिया के दूसरे सबसे बड़े शहर मेडेलिन में क्रैश हुआ। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इंजन में आई खराबी की वजह से यह प्लेन हादसे का शिकार हुआ। अब बात क्रिकेट की। मुसलसल बारिश के बायस हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच टाई हो गया। डकवर्थ लुइस मेथड के मुताबिक यह मैच बराबर रहा और इस तरह 3 मैचों की सीरीज 0-1 से हिंदुस्तान के नाम हो गई। हिंदुस्तान ने 9 ओवर में 4 विकेटों पर 75 रन बनाए थे, जिसमें हार्दिक पांड्या 30 रन बनाने के बाद नॉट आउट रहे और दीपक हुडा ने 9 रन बनाए। न्यूजीलैंड की जानिब से दिए गए 161 रन के हदफ के ताक़ुब में हिंदुस्तानी टीम 9 ओवर्स में 4 विकेट गंवा चुकी थी, जिसके बाद मैच शुरू न हो सका। मोहम्मद सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच जबकि सूर्य कुमार यादव को प्लेयर ऑफ द सीरीज करार दिया गया। अब बात फुटबॉल की। फीफा आलमी कप में आज उस वक्त जबरदस्त उलटफेर देखने को मिला जब एशिया की सऊदी अरब की टीम ने दुनिया की बेहतरीन खिलाड़ी मेसी की
अर्जेंटीना की टीम को 1 गोल के मुकाबले 2 गोलों से शिकस्त दी। पूरी अरब दुनिया में जबरदस्त जोश देखा जा रहा है। मेसी ने 10वें मिनट में पेनाल्टी के जरिए अपनी टीम को सबकत दिला दी थी, लेकिन दूसरे हाफ में सऊदी अरब ने न सिर्फ 2 गोल किए बल्कि उनका आखिरी तक दिफा भी किया। मेजबान कतर को पहले मुकाबले में इक्वाडोर ने शिकस्त दी थी और ईरान को इंग्लैंड की टीम ने रौंद डाला था, लेकिन सऊदी अरब ने आज उस वक्त कमाल कर दिया जब दुनिया की बेहतरीन टीम को अपने पहले ही मैच में हरा दिया। अर्जेंटीना की टीम में जहां जबरदस्त एतमाद था, वहीं सऊदी अरब की टीम में जबरदस्त जोश नजर आया। इसके कई खिलाड़ी जख्मी होकर बाहर गए, लेकिन उन्होंने मैच में जीतने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए। सऊदी अरब की जानिब से उनके बेहतरीन खिलाड़ी अल शहरी ने 48वें मिनट में पहला गोल करके मैच को बराबरी पर ला खड़ा किया और उसके थोड़ी देर बाद ही यानी 53वें मिनट में अल्दवा सारी ने गोल करके अपनी टीम को बढ़त दिला दी। इसके बाद अर्जेंटीना ने बहुत कोशिश की कि कम से कम मैच को बराबर ही कर दे, लेकिन मैच के इख्तिताम की सीटी बजने तक उनको इसमें कामयाबी नहीं मिली। सऊदी अरब के गोलकीपर ने बहुत शानदार खेल का मुजाहरा किया। दिफाई खिलाड़ियों ने ऑफसाइड ट्रैप बनाया और वो इसमें कामयाब रहे। अर्जेंटीना की टीम के पास ज्यादा गेंद रही, उन्होंने गोल पर ज्यादा शॉट लिए और उनको ज्यादा कॉर्नर मिले, लेकिन इन सब के बावजूद वो हार गए। पहले अरब ममालिक में फीफा आलमी कप का इनेकाद और अब सऊदी अरब के हाथों अर्जेंटीना की शिकस्त का मतलब यह है कि आने वाले सालों में फुटबॉल का बुखार अरब दुनिया में सर चढ़कर बोलेगा। ईरान की हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों की हिमायत खतर में फीफा आलमी कप के दौरान भी देखने को मिली, जब ईरान के खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के खिलाफ 2022 के फीफा वर्ल्ड कप के इफ्तिताई मैच से कबल कौमी तराना ना गाकर वतन में जारी बदआमनी के खिलाफ एहतजाज का इजहार किया। ईरानी कप्तान अली रजा जहां बख्श ने मैच से कबल कहा था कि टीम मुल्क में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों की हिमायत में कौमी तराना गाने से इनकार करने का मिलकर फैसला करेगी। जब खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में मैच से कबल कौमी तराना गाने का वक्त आया तो ईरानी 11 खामोशी से संजीदा चेहरों के साथ खड़ी रही। ख्याल रहे कि ईरान में 22 साला महिसा अमीनी 16 सितंबर को पुलिस की हिरासत में चल बसी थी, जिसके बाद पूरे मुल्क में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे हो रहे हैं। अमीनी को अपनी मौत से 3 दिन कबल इस्लामी जमहूरिया में खवातीन के लिबास के ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया था। कई ईरानी खिलाड़ियों ने मुल्क गिर मुजाहरों की हिमायत में कौमी तराना गाने और अपनी फतूहात का जश्न मनाने से गुरेज किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल के रोज रोजगार मेले के तहत नए भर्ती किए गए उम्मीदवारों को तकरीबन 71,000 तखर्रुनामे यानी अपॉइंटमेंट लेटर सौंपते हुए उनसे मुख्तलिफ सरकारी महकमों में अपना किरदार अदा करते हुए सलाहियत साजी पर तवज्जो मरकूज करने पर जोर दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि मैं मुल्क के नौजवानों से नए मौके का फायदा उठाने की अपील करूंगा। मुझे यकीन है कि आप अपनी सलाहियतों को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। साथियों, भारत जैसे युवा देश में हमारे करोड़ों नौजवान इस राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है। अपने युवाओं की प्रतिभा और उनकी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में ज्यादा से ज्यादा उपयोग में आए, इसे केंद्र सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। आज राष्ट्र निर्माण के कर्तव्य पथ से जुड़ रहे अपने 71,000 से ज्यादा नए सहयोगियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जिन पदों पर आपकी नियुक्ति होने जा रही है, उसे आपने कठिन परिश्रम से कड़ी प्रतियोगिता में सफल होकर हासिल किया है। इसके लिए आपको और आपके परिवार को भी उतना ही हक है बधाई प्राप्त करने का। मेरे युवा साथियों, आपको ये नई जिम्मेदारी एक विशेष कालखंड में मिल रही है। देश अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। हम देशवासियों ने मिलकर इस अमृत काल में भारत को विकसित बनाने का प्रण लिया है। इस प्रण की प्राप्ति में आप सभी देश के सारथी बनने जा रहे हैं।
आप सभी जो नई जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं, उसमें आप अन्य देशवासियों के सामने केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त होंगे एक प्रकार से। ऐसे में आपको एक और बात याद जरूर रखनी चाहिए, अपना कर्तव्य निभाने के लिए आपको अपनी भूमिका अच्छी तरह समझनी होगी। एक जनसेवक के तौर पर अपनी सेवाएं देने के लिए आपको अपनी क्षमता बढ़ाने, कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी लगातार फोकस करना चाहिए। आज सरकार का प्रयास टेक्नोलॉजी की मदद से हर सरकारी कर्मचारी को बेहतर ट्रेनिंग की सुविधा देने का है। हाल ही में जो कर्मयोगी भारत टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है, उसमें कई तरह के ऑनलाइन कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज ही आप जैसे नए सरकारी कर्मचारियों के लिए एक विशेष कोर्स की शुरुआत भी की जा रही है। इसको नाम गुजरात के महुआ में पीर के रोज राहुल गांधी की एक इंतखाबी रैली थी। इस दौरान एक दिलचस्प वाकया सामने आया। राहुल की स्पीच को कांग्रेस कायद भरत सिंह सोलंकी ट्रांसलेट कर रहे थे, तभी आवाज आई कि उन्हें हिंदी बोलने दीजिए। राहुल गुजरात में अपनी पहली इलेक्शन रैली की शुरुआत सूरत के महुआ से की थी। वहां काकड़ा गांव में वो आदिवासियों के बीच बोल रहे थे। पहले राहुल गांधी बोलते थे और फिर भरत सिंह सोलंकी से गुजराती में दोहराते। इस वजह से राहुल गांधी को बार बार रुकना पड़ रहा था। ये सिलसिला 12-13 मिनट तक चला। इसी बीच पब्लिक में से एक शख्स ने डायस के सामने आकर कहा कि भरत सिंह सोलंकी से कहा कि आप राहुल गांधी की बातें गुजराती में ना दोहराएं, राहुल को हिंदी में ही बोलने दीजिए। फिर भरत सिंह ने राहुल से कहा कि आप हिंदी में बोलिए, चलेगा, आपकी हिंदी यहाँ के लोग समझते हैं। मुझे सबसे अच्छी लगती थी અને મને સૌથી વધારે उसमें फोटो की किताब थी। हिंदी में ओके, आप हिंदी में बोलेंगे चलेगा, चलेगा, आपकी हिंदी समझते हो, ठीक है, तो नहीं करना चाहते, ठीक है। मुझे सबसे अच्छी लगती थी અને મને સૌથી વધારે ગમતી હતી એ ચોપડી, એ વાર્તા। उसमें फोटो की किताब थी। हिंदी में ओके, आप हिंदी में बोलेंगे चलेगा, चलेगा, आपकी हिंदी समझते हो, ठीक है, तो नहीं करना चाहते, ठीक है। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगल को वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर जॉब फेयर के तहत नई भर्ती होने वाले मुलाजमीन को 71,000 तकरूरी खत तकसीम करने पर तनकीद की और इसे इंतखाबी स्टंट करार दिया। खड़गे ने आइंदा गुजरात असेंबली इंतखाबात के हवाले से ट्वीट किया कि वजीर आजम वोटरों को गुमराह करने के लिए 71,000 मुलाजमतों के खतूत तकसीम कर रहे हैं। मुख्तलिफ महकमों में 30 लाख ओहदे खाली होने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां फराहम करने का वादा किया था। इस हिसाब से 16 करोड़ लोगों को नौकरियां मिल जानी चाहिए थी, लेकिन वजीर आजम ने सिर्फ 71,000 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिया। कांग्रेस ने कहा कि मोदी हुकूमत बड़े बड़े सनतकारों को बैंकों से दिए गए कर्जों को बेखौफी से माफ कर रही है और कर्ज अदा करने में नाकाम होने पर आम लोगों को जलील करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत ने मंगल को एक पार्टी हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी हुकूमत गुज़िश्ता 5 सालों में 1,32,000 करोड़ रुपए के कर्ज का सिर्फ 13% ही वसूल कर सकी और 10,09,510 करोड़ रुपए की वसूली नहीं हो सकी। बाकी कर्ज माफ कर दिया गया और ये रकम माली साल 2022-23 के मालियाती खसारे का तकरीबन 61% है। और जहां से मैं आती हूं 2 बड़े मुहावरे बोले जाते हैं। एक बोला जाता है जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, और एक बार बोला जाता है मोहरों की लूट कोयले पर छाप। इसका
अपना अर्थ जरूर होता है, लेकिन इस सरकार के कार्यकाल में इसके मायने, इसका अर्थ, इसको चरितार्थ करना बिल्कुल बदल गया है। तो सैया भय कोतवाल तो डर काहे का और मोहरों की लूट कोयले पर छाप, ये दोनों कैसे चरितार्थ होते हैं, आज की कहानी उसी के बारे में है। बैंक लोन से हम सब वाकिफ हैं। हम सब लोगों ने, आपने, हमने, मध्यम वर्ग में ज्यादातर लोगों ने, निम्न मध्यम वर्ग में लोग लोन लेते हैं। आप लोन घर खरीदने के लिए लेते हैं, गाड़ी खरीदने के लिए लेते हैं, स्टूडेंट लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, शादी ब्याह में तमाम तरह के लोन हैं जो लेते हैं। खुदा ना खास्ता अगर आप उस लोन की एक किस्त ना चुका पाइए तो आपका फोन बजना बंद नहीं होता है, बैंक वाले फोन कर करके आपकी जिंदगी दूभर कर देते हैं, पहली बात। और दूसरी जरूरी बात उसमें यह है कि अगर आप लोन की 3 किस्त ना चुका पाइए तो आपका लोन एनपीए बन जाता है, लठैत आ जाते हैं बैंक से, आपकी गाड़ी खींचने लगते हैं, और वो लठैत वाकई दिखने में लठैत होते हैं। आपको डराया धमकाया जाता है, आपके नाम के पोस्टर आपके घर के बाहर चिपका दिए जाते हैं कि कितना संगीन आपने जुर्म किया है बैंक की ईएमआई ना देख के। और बदकिस्मती से अगर आप किसान हैं तो आपके खिलाफ एफआईआर होगी, कचहरी में आपकी फोटो चिपकाई जाएगी और जेल तक होगी। और तमाम ऐसे मामले हैं जहां पर 1 या 2 लाख रुपए के लिए किसानों को जेल की सजा काटनी पड़ी है। लेकिन यह कहानी मध्यम वर्ग और किसान की है। अगर आप कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 23 नवंबर से मध्य प्रदेश में शुरू होगी। इस दौरान पार्टी की सीनियर लीडर प्रियंका गांधी के भी यात्रा में शामिल होने का इम्कान है। पार्टी की तरफ से दी गई मालूमात के मुताबिक राहुल गांधी की यात्रा बुरहानपुर जिले से रियासत में दाखिल होगी और अगले 12 दिनों तक रियासत में रहेगी। इस सिलसिले में राहुल गांधी 4 दिसंबर तक रियासत में ही रहेंगे। इस दौरान वो 6 अजला से होकर गुजरेंगे। प्रियंका गांधी के भी यात्रा में शिरकत के इम्कान को देखते हुए तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। जराये के मुताबिक राहुल गांधी कल यानी 23 तारीख को बुरहानपुर के बोदरली गांव से अपना सफर शुरू करेंगे। वहां से वो खंडवे के झरी जाएंगे। अगले दिन यात्रा बोर गांव से खंडवा तक 24 तारीख को खरगोन के खरेड़ा तक जाएगी। 25 तारीख को राहुल गांधी खेड़ा से मोटका की यात्रा करेंगे। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह के डांस का एक वीडियो सुर्खियों में है। इसमें वो भारत जोड़ो यात्रा के ब्रेक के दौरान ब्रह्मास्त्र मूवी के रोमांटिक गाने केसरिया तेरा इश्क है पिया पर डांस करते नजर आ रहे हैं। वो शोले मूवी के सॉन्ग ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे पर भी तिरके हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। यात्रा मध्य प्रदेश के करीब पहुंच गई है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश बॉर्डर पर यात्रा को 2 दिन का ब्रेक देकर राहुल गांधी गुजरात इंतखाबात में मुहिम चलाने के लिए गए हैं। इसी दौरान दिग्विजय सिंह और दीगर साथियों ने यात्रा के दौरान ब्रेक का मजा नाचते हुए लिया। दिल्ली में एमसीडी इंतखाबी जंग में टिकटों की फरोख्त के इल्जामात के दरमियान आम आदमी पार्टी और उसके एमएलए को हर रोज परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब आम आदमी पार्टी के एमएलए गुलाब सिंह यादव पर एमसीडी इंतखाबात में टिकट बेचने का इल्जाम लगा। नाराज पार्टी कारकुनों ने उनकी पिटाई की। मारपीट की एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि सारा मामला पीर की रात तकरीबन 8 बजे का है। एमएलए गुलाब सिंह यादव शाम विहार में अपने कारकुनों के साथ मीटिंग कर रहे थे। इस दौरान यह वाकया पेश आया। कारकुनों ने एमएलए पर टिकट बेचने का इल्जाम लगाया और उन्हें मारना शुरू कर दिया। ऐसे में एमएलए को मीटिंग छोड़कर भागना पड़ा। सम्मान दिया भाई साहब, बैग भर के ज्यादा नोट का तो सम्मान दिया, पहला सम्मान जो कह रहा ना पहली टिकट दी थी अगला थी। दूसरे वाणी सुनो, दूसरे वाणी में 1 करोड़ रुपये दिए कभी नकद गिर गया 6 महीने पहला 5 लाख दी गए। क्या सुमित की ना तू की टिकट बड़ा शोभ है और मेरी शामिल क्यों करती।
तिहाड़ जेल में सजा काट रहे दिल्ली हुकूमत के वजीर सत्येंद्र जैन जिस शख्स से अपनी मसाज करवा रहे थे वो रेप केस में मुलजिम है। जेल में मसाज के वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाया था। उसके बाद दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जैन की तबीयत खराब है और उन्हें फिजियोथेरेपी दी जा रही है। एक न्यूज एजेंसी ने तिहाड़ के ऑफिशियल जराये के हवाले से बताया कि जैन को मसाज देने वाला शख्स पॉक्सो एक्ट में बंद है। उसे 1 साल पहले गिरफ्तार किया गया था। वो फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है। यह खबर सामने आने के बाद बीजेपी तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि अच्छा तो ये फिजियोथेरेपिस्ट नहीं था, सत्येंद्र जैन को मसाज देने वाला रेपिस्ट था। शॉकिंग। केजरीवाल ने जरूर इस पर जवाब देना चाहिए कि उन्होंने सत्येंद्र जैन का बचाव क्यों किया और फिजियोथेरेपिस्ट की बेइज्जती क्यों की। दिल्ली के तिहाड़ जेल में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन का वायरल वीडियो मसाज कराने को लेकर अब कांग्रेस ने भी हमला बोला है। दरअसल कांग्रेस कायद अकाल अंबानी ने केजरीवाल हुकूमत को जमकर लताड़ा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के जेल में बंद वजीर बलात्कारियों से मालिश करवाकर इख्तिदार का मजा लूट रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी की बदलती हुई सियासत है। 2 दिन पहले तिहाड़ जेल से एक सीसीटीवी फुटेज सबके सामने आया जिसमें यह देखा गया कि दिल्ली सरकार के जेल मंत्री जेल में बंद सत्येंद्र जैन जी जेल के अंदर मालिश करवा रहे हैं। सफाई में दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि सत्येंद्र जैन जी गंभीर रूप से बीमार है, मालिश नहीं ले रहे, फिजियोथेरेपिस्ट से ट्रीटमेंट इलाज करवा रहे हैं। और आज फिर सच्चाई सामने आती है तिहाड़ जेल के अधिकारियों द्वारा कि सत्येंद्र जैन जी को जो मालिश कर रहा था वो कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं था, वो उसी तिहाड़ जेल में बंद नाबालिग बच्चों के बलात्कार का आरोपी है जिसका नाम रिंकू है, उससे मसाज ले रहे थे। हम पूछना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी इस सच्चाई के सामने आने के बाद कल से जो आप झूठ बोल रहे हैं, दिल्ली और देश को धोखे में रख रहे थे, आपको दिल्ली और देश से माफी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? आपको नैतिकता के आधार पर अपने ही जेल मंत्री जेल में बंद सत्येंद्र जैन जी का इस्तीफा अब भी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? हम लगातार देख रहे हैं कि तिहाड़ जेल की सुरक्षा के साथ नियमों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उस तिहाड़ जेल में खुंखार आतंकी कहें, बलात्कारी कहें, अपराधी बंद हैं। इसी तिहाड़ जेल में पंजाब के युवा सिद्धू मूसेवाला की हत्या प्लान की गई और वो कामयाब होते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि भाजपा भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल है, क्योंकि भाजपा ये सब होते हुए खामोशी से देख क्यों रही है? हम पूछना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी, आप इन्हीं सत्येंद्र जैन के लिए भारत रत्न की मांग कर रहे थे। एक बलात्कार के आरोपी से मालिश करवाते हुए पकड़े जाने के बाद भी क्या आप ये मांग करेंगे उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए? आप बार बार सत्येंद्र जैन जी की जो तुलना है वो शहीद आजम भगत सिंह से करते रहे। आप उनका, भगत सिंह जी का, उनके परिवार का अपमान करते रहे। आपको माफी मांगनी होगी। हम आम आदमी पार्टी की 8 महिला विधायक और महिला आयोग के अध्यक्ष से उम्मीद करते हैं कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली के मुख्यमंत्री से माफी मांगने को कहेंगे और सत्येंद्र जैन को तुरंत जेल मंत्री के पद से बर्खास्त करने की बात करें। 2 दिन पहले तिहाड़ सीबीआई ने सोनाली फोगाट कत्ल केस में चार्जशीट दाखिल कर दी है। सोनाली की मौत को एक बार में मुश्तबा हालत में उनकी मौत हुई थी। सोनाली के पीएस सुधीर सांगवान और सुखविंदर पर इल्जाम है कि उन्हें जबरदस्ती मंशियात देकर कत्ल किया। सोनाली के कत्ल के इल्जाम में दोनों को एक ही वक्त में गिरफ्तार किया गया था। अब सीबीआई ने दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। सीबीआई जरा ने ये इतला दी। मौसूला इतलात के मुताबिक मापोसा में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने चार्जशीट दाखिल की गई। ब्यूरो ने इस मामले में गिरफ्तार संगवान और सुखविंदर सिंह से कोलवाले जेल में पूछगछ की। सीबीआई ने गोवा पुलिस के दस्तावेजात की भी जांच की है जो 500 से ज्यादा सफात पर मुश्तमिल है। इसमें गवाहों के बयानात भी क्रमबद्ध किए गए। सीबीआई ने करलीस के क्राइम सीन को भी दोबारा बनाया जहां फोगाट को मुबैना तौर पर निशाना बनाया गया था और उन्हें नशा दिया गया था। ख्याल है कि हरियाणा के वज़ीर आला की दरखास्त और खाप महापंचायत के मुतालबे के बाद रियासती हुकूमत ने फोगाट कत्ल केस को सीबीआई को मुंतकिल कर दिया था।
महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार गांधी ने कहा कि अगर हिंदुस्तानी करेंसी नोटों से महात्मा गांधी की तस्वीर हटा दी जाती है तो वो एनडीए हुकूमत के शुक्रगुजार रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर वो करेंसी नोटों से महात्मा गांधी की तस्वीर हटा देते हैं तो मैं मौजूदा हुकूमत का शुक्रगुजार रहूंगा, क्योंकि ये सिर्फ एक तस्वीर है, ना कि मोहनदास करमचंद गांधी या उनकी रूह, और ना ही ये किसी नजरिए की नुमाइंदगी करते हैं। वडोदरा में एक सवाल के जवाब में उन्होंने सहाफियों से कहा कि बापू एक नजरिया थे, उस नजरिए को लाजवाल रहना चाहिए, हमें करेंसी नोटों पर उनकी तस्वीर की जरूरत नहीं है। अगर हुकूमत बापू की तस्वीर हटाती है तो मैं पहली और आखिरी बार इस हुकूमत की हिमायत करूंगा। तुषार गांधी ने मजीद कहा कि जब से हुक्मरान पार्टी इख्तिदार में आई है वो तारीख को दोबारा लिखने में लगी हुई है और हुकूमती मिशनरी तारीख को मिटाने में सरगर्म है, जिससे हुक्मरान पार्टी नापसंद करती है। उन्होंने कहा कि वो लोग जो महात्मा गांधी के कत्ल के पीछे थे, अगर वो महात्मा गांधी की तारीफ नहीं करते और उनके बारे में अच्छा नहीं बोलते हैं तो ये बात समझ में आती है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में एक खातून ने अस्पताल के बाहर सड़क पर बच्चे को जन्म दिया। इस वाक़े का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। रिपोर्ट में बताया गया कि तिरुपति के मैटरनिटी अस्पताल ने खातून को भर्ती करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद खातून का दर्द बढ़ने लगा तो लोगों ने अस्पताल के सामने ही रोड पर उसकी डिलीवरी कराई। हालांकि इसकी तस्दीक इस वीडियो की कहीं से नहीं हुई है। जिस अस्पताल के बाहर खातून ने बच्चे को जन्म दिया वो 100 बिस्तरों वाला मैटरनिटी हॉस्पिटल है। वायरल वीडियो में कुछ खवातीन सड़क पर उस हामिला खातून को चादर से ढांकती नजर आ रही है, साथ ही एक मर्द भी दिखाई दे रहा है। वायरल वीडियो में जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक उस मर्द ने ही डिलीवरी में मदद की है। वो एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का मुलाजिम बताया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक खातून छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की रहने वाली है। तिरुपति मैटरनिटी अस्पताल के मुलाजिमीन ने खातून को इसलिए भर्ती करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसके साथ कोई अटेंडेंट नहीं था। अस्पताल से बाहर आते ही खातून को डिलीवरी पेन शुरू हो गया तो वहां मौजूद लोगों ने उसकी मदद की। डिलीवरी के बाद अस्पताल इंतजामिया ने खातून और बच्चे को भर्ती कर लिया। इस मामले में तिरुपति के जो ओहदेदार है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के, उन्होंने कहा कि आगे से ध्यान रखा जाएगा कि अगर हामिला खवातीन के साथ कोई नहीं हो, अटेंडेंट नहीं हो, तो भी उन्हें भर्ती करने से इनकार नहीं किया जाएगा। इंडोनेशिया के मरकजी जजीरे जावा में पीर को आने वाले जल्जले के नतीजे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 268 हो गई है। इस जल्जले में 700 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए हैं। मुतअद्दिद अफराद ताहाल लापता हैं। जल्जले के बाद होने वाली तबाही से मकामी लोग खौफजदा हैं। रिक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 5.4 थी, मगर तकरीबन 25 झटकों ने इमारतों को हिलाकर रख दिया। सैकड़ों इमारतों को नुकसान पहुंचा और लोगों को जान बचाने के लिए महफूज मकामात की तरफ भागना पड़ा था। रूस के खिलाफ जंग के बीच यूक्रेन के लाखों लोग इस साल कड़कड़ाती ठंड की चुनौती का सामना करेंगे। 271 दिनों से चल रही जंग के बीच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक इंतबाह जारी किया। इसमें बताया गया कि यूक्रेन में चल रही एनर्जी क्राइसिस की वजह से वहां ठंड से लाखों लोगों की जान जाने का खतरा है। दरअसल हाल ही के हफ्तों में रूस ने यूक्रेन के कई पावर सेंटर्स को तबाह किया है, जिसके चलते वहां घरों में बिजली और एनर्जी के दूसरे वसाइल की भारी कमी हो गई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रीजनल डायरेक्टर ने बताया कि यूक्रेन के आधे से ज्यादा एनर्जी सेंटर्स को गहरा नुकसान हुआ है। हर साल 25 नवंबर को मनाए जाने वाले खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे के लिए बैनुल अक़वामी दिन से कबल अक़वाम मुत्तहिदा जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतरेस का बयान सामने आया। जनरल सेक्रेटरी गुतरेस ने कहा कि खवातीन और लड़कियों के खिलाफ तशद्दुद दुनिया में हुकूक इंसानी की सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी है। हर 11 मिनट में एक खातून या लड़की को उसके शरीक हयात यानी शोहर या फैमिली के रुकन के जरिए मार दिया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल सेक्रेटरी ने हुकूमतों से 2026 तक हुकूक के निस्वा से मुतालिक तंजीमों और तहरीकों के लिए फंड में 50% का इजाफा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा से लेकर माशी उथल पुथल जैसे दूसरे तनाव भी खवातीन के साथ और ज़्यादा जिस्मानी और ज़बानी गलत सलूक की वजह बनते हैं। इतना ही नहीं, खवातीन को हर दिन ऑनलाइन तशद्दुद का सामना भी करना पड़ता है। गुतरेस ने कहा कि निस्फ इंसानियत को निशाना बनाने वाले तफरीक, तशद्दुद और गलत सलूक के ऐसे मामलों की ज़बरदस्त कीमत अदा करनी पड़ रही है। ये वाक़यात समाज में खवातीन की शराकत दारी और माशी व यकसर तरक्की को महदूद करती हैं। तशद्दुद और तफरीक के मामलों के सबब ही खवातीन के बुनियादी हुकूक और आज़ादी से उन्हें महरूम किया जाता है।
नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।